मजा है, बड़ी धूम धाम से निकालो यारो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हर रोज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं। देव, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से आप अगर भोजपुरी फिल्म की बात किया जाए, आप एक शानदार अभिनय करने वाले सबसे अगर युवा अभिनेता हैं, विलन के तौर पर अगर देखा जाए तो बेहद ही शानदार आप अभिनय कर रहे हैं, तो भोजपुरी फिल्म में कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी है। भोजपुरी में कारणवश आना हुआ, और एक बार मैं जब अपने घर पे था और मेरे गांव पे मैंने कपड़े की दुकान खोली थी और 3 साल तक मैंने कपड़े की दुकान चलाई है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी और इस वजह से मैं कपड़े की दुकान घर पे खोल दिया था। तो वहाँ एक लड़का चाय लेकर आता था हमेशा चाय पिलाने के लिए। तो उसने मुझे बोला, भैया आप कलाकार हैं, आप निरहू जी को जानते हैं, आप पवन जी को जानते हैं? तो मैंने कहा, यार भाई जानता हूँ, नाम भी सुना हूँ। तो आप उनके साथ कभी काम किए कि नहीं? मैंने कहा, यार मैंने कभी सोचा नहीं काम करने का। तो हमारे अब शब्द होता है, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि बैग मर तब तू क्या जाना था, तब तारा कुछ नहीं है, तू कैसे कलाकार हुआ? जी जी। अब ये बात मेरे जहन में रह गई। फिर मैं घर आया और मेरे जीजा जी जो हैं वो भोजपुरी के बहुत बड़े फैन हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 1-2 फिल्में दिखाई, गिरीश जी की फिल्में दिखाई। और जब मैं बॉम्बे आया तो हमारी मुलाकात राजकुमार पांडे जी से हुई थी, और राजकुमार पांडे जी उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था दीवाना। तो मैंने बोला कौन हीरो है? तो उन्होंने बताया कि निरहू इसमें हीरो है। तो मैंने कहा, सर मुझे एक सीन दे दीजिएगा दिनेश जी के साथ, मुझे मेरे गांव में बोलना कि मैंने निरहू के साथ काम किया, दिनेश जी के साथ काम किया। और उसी वक्त मुझे कुछ दिन के बाद एक फोन आया कि एक सीन है, कर लीजिए। तो मैं गया, एक सीन करने गया और एक सीन था और वो सीन मैंने शूट किया, और वो सीन से यहाँ तक का सफर आज जो है, बस उस सीन के वजह से मैं यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ। बिल्कुल। देव, एक सवाल ये कि आप बंगाल में पैदा हुए, बताया जा रहा है कि फिर कलेरी से, जहाँ वहाँ का एक जगह है, फिर वहाँ से मुंबई तक का सफर आपका बेहद रोचक रहा है, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले बात कि हम बहुत मिडिल क्लास करते हैं। हमारे बाबूजी जो थे कोल माइंस में थे। आसनसोल में मैं पैदा हुआ हूँ और आसनसोल में एक जगह है बोगड़ा चट्टी, बड़ा अनोखा नाम है बोगड़ा चट्टी। और वहाँ पे धौड़ा होता है, एक ऊपर धौड़ा एक नीचे धौड़ा। तो ऊपर धौड़ा ऊपर तबका, नीचे धौड़ा नीचे तबका, ऐसा माना हुआ था। और बीच में एक रेलवे ट्रैक था, तो हम लोग नीचे धौड़ा में रहते थे। तो कई बार मैंने माता जी को बोला कि माता जी हम लोग ऊपर धौड़ा क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने कहा, बेटा यहाँ के लोग जो हैं ये हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और ऊपर धौड़ा में उतना सपोर्ट नहीं है, तो आप यहीं रहिए और आपको जो करना है यहीं से कर सकते हैं। अब वहाँ से बंगाल में ना ऑर्केस्ट्राज बहुत होते थे। और मैं तभी सीए की पढ़ाई कर रहा था, मैंने फाउंडेशन का पेपर दिया था। और उसके बाद हम एक ऑर्केस्ट्रा देखने गए। ऑर्केस्ट्रा में काफी लोग आगे बैठे थे, कुछ लोग मेरे आगे खड़े थे, और उस बीच में मुझे कोई आगे नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि भैया हम यहाँ से देखेंगे। ये बात मुझे बड़ी लग गई। मैंने कहा, यार भाई मैं भी देखना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों कर रहे कि मैं आगे नहीं जाऊँ, पीछे से देखो। तो मैंने उसी दिन जहन में बनाया कि नहीं यार, मुझे ये लोग देखेंगे, मैं इनको देखने नहीं आऊंगा। और उस दिन ये मेरे दिमाग में इस तरह बैठा कि उस दिन से धुनी हो गई मेरे को कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे देखें। और वहां से शुरुआत हुई मेरी मुंबई तक की जर्नी की। इस बीच में काफी संघर्ष रहा। मैं वहां से आप समझिए कि दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मैं बॉम्बे आया, और फिर एक संघर्ष क्या होता है, सच बताओ कि असली जिंदगी क्या होती है, वो मैंने इस दौरान सीखा। देव, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूं या जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे, लेकिन एक हीरो बनने वाला कलाकार जो देखने में ही बहुत स्मार्ट लगते हैं, अब वास्तव में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप जो है विलन की तरफ कैसे चले गए? जब नए जनरेशन का कोई आता है तो वो सीधे हीरो बनना चाहता है, लेकिन देव बाबू हमारे अलग ट्रैक पे थोड़ा चले गए, मारने वाले किरदार में न रह के मार खाने वाले किरदार में आ गए। नहीं सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हीरो बनूंगा। बस जहन में एक बात थी कि मुझे एक्टर बनना है, और मुझे लोग एक अच्छे एक्टर के तौर पे जाने।
आशुतोष राणा जी को मैंने पहली बार एक सीरियल में देखा था, स्वाभिमान। तब मैं बहुत सीरियल कम देखता था, लेकिन वो सीरियल में सिर्फ आशुतोष जी की वजह से दिखता था। और अचानक उनकी 2 फिल्में आई, एक दुश्मन और एक संघर्ष। जी। संघर्ष ने मेरे ऊपर ऐसा जादू किया कि मुझे लगा कि यार ये काम मैं करूंगा और इनकी तरह बनूंगा। जी। और ये जर्नी शुरू हुई थी एक्टर बनने की, और मेरे जहन में यही था कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है और लोग मुझे एक अच्छा एक्टर के तौर पे जाने। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए मुझे बाद में पता चला कि कोर्सेस होते हैं, जैसे आप एक्टिंग का कोर्स करिए, थिएटर करिए, जी। और तब जाके आप एक्टर बनते। तो अब मैं जब दिल्ली गया तो एक तो रहने की जगह नहीं थी, काफी मेरे मेरे दिल्ली में मुस्लिम दोस्त था, उससे घर गया। हाँ। 6x6 के कमरे में रहना शुरू किया और वहां से मैंने संघर्ष शुरू किया। फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई आपको थिएटर करना पड़ेगा, तो मैंने बोला चलो थिएटर करेंगे। जब थिएटर ज्वाइन करने गया तो मुझे वहां पे, आप बिलीव नहीं करिएगा सौरभ जी, की मैं 3 महीने तक सिर्फ पोस्ट कार्ड लिखता था कि हमारा ये प्ले है, आप आकर देखिए। चाय पिलाता था, सारे जो प्रॉपर्टीज होते थे उसको रखना, और यही मेरा काम था। लेकिन मुझे कभी काम करने को मौका नहीं मिलता था। तो मैंने बोला भाई ऐसा कैसे होगा। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं पूरी स्क्रिप्ट याद रखता था। कोई एक्टर नहीं आता था तो मैं उसकी जगह को प्रॉम्प्ट करता था और उसकी जगह जाकर मैं एक्ट करता था। जी। तो इस तरह छोटे 1-2 सीक्वेंस किए। लेकिन मुझे उसी वक्त किसी मेरे एक दोस्त ने बोला कि देखो भाई, अगर बॉम्बे जाओगे तो आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप बॉम्बे जाइए। तो मैंने कहा यार ये थिएटर वेटर बस की बात नहीं है, हम चलते हैं बॉम्बे। और मैं बॉम्बे आ गया। अच्छा। फिर बॉम्बे में शुरू हुआ असली संघर्ष, जिंदगी का असली संघर्ष बॉम्बे में शुरुआत हुई। और मैंने यहाँ देखा बॉम्बे में कि लोग कितने गंदे हैं और कितने अच्छे हैं। तो मैंने यही देखा, और मैं कभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे 3-4 चीजें बड़ी अच्छी सिखाई थी कि बेटा आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हिम्मत कभी मत हारना, सरकार को दरवाजे पे मत आने देना, और झूठ और किसी दूसरे की बुराई कभी मत करना। बिल्कुल। मैं कोशिश करता रहा और बहुत उतार चढ़ाव आए। मैंने छोटे छोटे सीन किए, पीछे खड़ा रहना सीखा। मुझे पता कि मैं बेहतर करूंगा, लेकिन मैंने सीखने की ललक मेरे अंदर थी, जो मैं सीखता रहता था। बिल्कुल। कि अगर मेरे सीनियर एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं बजाय बैठने के, मैं मॉनिटर पे बैठ के दिखता था कि ये कैसे एक्ट करते हैं। बिल्कुल। और मैं फिल्में ज्यादा देखता था, तो वो मेरी क्लास एक्चुअली वही हुई। और जब टीवी सीरियल शुरुआत किया मैं, तो टीवी सीरियल की वजह से मैंने कैमरे के बारे में जाना, क्लोज क्या होता है, ये मिड शॉट क्या होता है, मास्टर शॉट क्या होता है। तो ये क्लास बहुत अच्छी हो गई मेरी, जो हमने थिएटर छोड़ के आए थे तो यहाँ किया। लेकिन एक तरह से रंगमंच जो है वो परिपूर्ण है, एक्टर बनाता है, लेकिन मैं कर नहीं पाया रंगमंच का, मलाल है मुझे आज भी। देव, एक बात आपके बारे में बहुत सुनने को मिला है और कई जगह मैंने पढ़ा है, आप कहते हैं काम कोई भी छोटा नहीं होता है, चाहे वो काम कुछ भी हो, और आप उसको निभा भी रहे हैं, क्योंकि आपको जो रोल मिल रहा है बेहद ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल सही बात है। ये बात मैंने अपने बाबूजी से सीखी जी। बाबूजी मेरे जब कोल माइंस में थे तो वो घर से भाग कर गए थे, और उन्होंने एक प्राइवेट नौकरी की थी उस समय 75 पैसे का। 75 पैसे से उन्होंने काम शुरू किया और वो माइनिंग सरदार के पोस्ट पे पहुंचे। तो मैं जब भी बाबूजी का पैर दबाता तो उनसे मैं पूछता रहता था, पापा आप कैसे ये बने, कैसे मेहनत की। तो वो मुझे बताते रहते थे कि देखो बेटा, ईमानदारी से लगना है तो ये सब काम करना पड़ेगा, छोटा बड़ा मत देखो। तो मेरे जहन में ये था। और जब बॉम्बे शहर में आप संघर्ष कर रहे होते, जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है, तो रोल चूज नहीं कर सकते आप। उस वक्त ये चूज कर सकते हैं कि जो मिले वो करे। तो जो आपने मुझसे पूछा था कि हीरो बनना, और ये मैं बहुत पतला था, बिल्कुल पतला, जब बॉम्बे शहर आया था तो उस वक्त ये था कि भूख के मारे कि जो काम मिल जाए वो काम करना है। और मुझे एक शो मिला, 800 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, 300 रुपए पर डे, जो मिलता था महंगा करना है। तो कहीं बोला जाता है तुम डायलॉग मत बोलो, चुपचाप डायलॉग बोलना नहीं आता। तो मैंने ये सब भी सुना है। और लेकिन एक चीज ये थी कि यार खड़ा होना है, और अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मुझे बता देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे छोटा काम भी मिला, मैंने पूरी शिद्दत से की, पूरी ईमानदारी से की। और उस दिन मैंने जाना कि काम छोटा और बड़ा नहीं होता है जब उसकी अप्रिशिएशन मिलते हैं आपको। हाँ देव, आपने एक फिल्म बनाई जिसमें आपने किरदार निभाया विलन का, उसमें मैं शहरा बांध कर आऊंगा। तो इसमें आपका अभिनय वास्तव में वहां पे अगर आपको देखा जाए, आपकी जो आंखें हैं इस तरीके से एक्सप्रेसिव है, देख के लोग डर जाते हैं। और उस फिल्म में, और नेचुरली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो रियल हीरो का
विलन है वो वास्तविक में अगर बात किया जाए तो बेहद शांत और सौम्य स्वभाव आपका है, तो आप कैसे कंफर्टेबल रहते हैं जब फिल्म पर्दे पे आप आते हैं? तो आपको देखता हूं तो अलग एग्रेशन, फिर इसके बाद जनरल लाइफ में अगर आपकी बात किया जाए, रूटीन लाइफ में, तो आप बहुत शांत और सौम्य हैं, तो कैसे आप कंफर्टेबल होते हैं? देखिए, कैरेक्टर जो होता है हमको कैरेक्टर की तरह जीना होता है, और हम चाहते हैं कि कैरेक्टर जो है उसको प्ले करे। और एक मौका मुझे मिला था, और वो मौका मिला था मुझे अवधेश जी की वजह से जी। तो मैंने ये सोचा था कि ये रोल जो भी मिला है, पहले इसको मैं कितना ईमानदारी से निभा सकता हूँ। और मैंने उस स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ी, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कैरेक्टर जो है वो जितना अंडर प्ले रहेगा, जितनी अपनी आंखों से बोलेगा, उतना इस पर सूट करेगा। उसके बाद हमारे जो निर्देशक थे रजनीश मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मांझा है। और ये कहूंगा कि जब सेहरा का जब शूट हो रहा था, मैं बहुत प्रेशर में शूट कर रहा था। एक्चुअली मैं बहुत फ्री होके नहीं, बहुत प्रेशर में था कि यार भाई ये रोल करना और बहुत अच्छा करना और सबसे अलग करना है। हाँ। तो मैंने वो कोशिश की थी, और मैंने अब तो दर्शक ने जो प्यार दिया सेहरा के लिए, और बड़ी खुशी होती है। सेहरा टीवी पे रोज कभी ना कभी आती है, और लोग मुझे उससे बहुत पहचानते हैं। उससे मेरी पहचान बनी, उससे मुझे जो नाम मिला भोजपुरी में। और रही बात आम जिंदगी में, तो ये तो हमारे माँ बाप ने शुरुआत से सिखाया है कि देखिए आप जितने सांस्कारिक होंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना अच्छा। क्योंकि हमें याद है जब कोई हमसे बड़ा मिलता था तो माता जी उनको बोलती थी कि तुम उनको भैया बोलो, तुमसे बड़ा है। अगर हमने किसी को नाम से बोल दिया तो ये समझ लीजिए कि घर पे गाली पड़ती थी। तो भैया बोलने की आदत शुरू से और विनम्र रहने की आदत शुरू से, ये माँ बाबूजी का संस्कार है, उन्होंने दिया है। और मुझे याद है कि बाबूजी जो हमारे थे, हमारे जो पंडित दोस्त थे, उनको हम लोग कभी गाली भी देते थे तो बड़ा डांटते थे हमको। तो ये तो कहूंगा कि ये माँ बाप का संस्कार है, इन्होंने दिया है कि विनम्र रहना है और सीखते रहना है, तभी आप आगे बढ़िए। बिल्कुल। देव, आपका कुछ जो वीडियो है इस लॉकडाउन के दौरान भी आया। आप सोशल वर्क से भी बहुत जुड़े रहते हैं, और कई बार आपने सोनू सूद के बारे में बहुत कुछ कहा और उनकी भी तारीफ करते हैं। मैंने भी जैसा सुना कि आप भी लगातार कुछ न कुछ लोगों के लिए करते रहते हैं। देखिए, मैं एक चीज और बोलूंगा। मेरी जो क्षमता है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी कमाई है, उस हिसाब से मुझसे जो हो सकता है वो मैं करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो करूँ वो लोगों को पता न चले। क्योंकि अगर हमने किसी की सेवा की है, मुझे लगता है अगर आपने किसी की सेवा की है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। सोनू सूद ने जो किया है वो काबिल तारीफ है, सैल्यूट है मेरा। हम उस लायक नहीं है कि उस लेवल पर कर पाए, लेकिन मुझे काफी कमेंट आते हैं कि आप सोनू सूद जो किए हैं वैसे आप भोजपुरी के एक्टर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाता, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई सोनू सूद की कमाई और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे हैसियत में जो था, जो क्षमता थी, हमने किया। और एक बात बताऊं, समाज सेवा कहीं ना कहीं मुझे शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है करने का। और मैं किसी फायदे के लिए नहीं करता कि मैं इसलिए करूं तो मेरा नाम छपे, मेरा फोटो छपे, मुझे लोग जाने कि मैंने ये मदद की है। तो हर एक इंसान में एक इंसानियत होती है, एक मानवता होती है। उस इंसानियत के नाते हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं बताऊं, मैंने जब संघर्ष किया था तो कभी कभार ऐसा होता था कि भाड़ा देने को पैसा नहीं है और खाने को पैसा नहीं। उस स्थिति में मैं अपने आप को आप कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये मैंने चीज बहुत अच्छे से देखा है। तो मुझे लगता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो ये खबर आपके अंतरात्मा को होनी चाहिए और आपके भगवान को होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। हम आपसे कितना भी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूँ तो कम से कम मेरी जो आत्मा है, जो मेरी परछाई, वो मुझे धिक्कारे। बस ऐसा कोई कार्य नहीं करना है मुझे, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। देव, कुछ दर्शक लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भोजपुरी के बाद बॉलीवुड में भी आपने डेब्यू किया है, क्रिकेट फिल्म में आए, क्या आप बॉलीवुड में कुछ और किरदार में निभा सकते हैं, या हीरो के किरदार में लोग आपको देखना चाहते हैं? तो आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं भोजपुरी में भी अगर काम करता हूँ तो मेरी ये सोच होती है कि नया क्या करें। अगर मैंने सेहरा का एक ऐसा कैरेक्टर कर दिया है तो मैं अगला कैरेक्टर क्या करूँ। तो इस हिसाब से मैं अलग अलग कैरेक्टर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अभी मेरी फिल्म आ रही बैरी सलूरा, उसमें मैं मंद बुद्धि का रोल किया और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसके बाद एक आएगी कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, उसमें मैं बिल्कुल एक अधेड़ उम्र का कैरेक्टर किया हूँ। एक फिल्म आएगी प्यार तो होना, इसका शायद मुझे कोई गटर से पहचान नहीं पाएंगे। एक फिल्म आएगी विजेता, जिसमें मैंने एथलीट का रोल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि और उस एथलीट के रोल करने के लिए मैंने 14 किलो वजन कम करके अपनी बॉडी को एथलीट की तरह बनाया था,
कि यार मैं उस एथलीट को फील कर सकूं, एथलीट दौड़ते कैसे हैं और कैसा उनका कैसी उनकी फिजिक होती है जी। इस दौरान। भोजपुरी में मैंने क्रिकेट की थी, सॉरी हिंदी में मैंने जो क्रिकेट फिल्म की थी वो क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी, और मुझे विशाल तिवारी जी और योगी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फिल्म दी थी। जी। कोशिश यही होती है कि मुझे अच्छा काम मिले हिंदी में, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक नेशनल अवार्ड लूं, तब मैं अपने आप को एक्टर मानूंगा। बेसिकली मैं बस एक लर्नर हूँ, एक सीख रहा हूँ, और जब तक सीखने की ललक है और सीखता रहूंगा। और नेशनल अवार्ड पाने की एक ख्वाब है, एक सपना है, उसे पूरा करना है। तो मुझे बॉलीवुड से उम्मीद है कि मुझे कभी ना कभी अच्छे बिल्कुल रोल या कोई देव, भी रोल आपको मुझे बॉलीवुड से जरूर जरूर मिलेगा, और मौका मैं कोशिश मिलेगा कर रहा हूँ, और मैं कोशिश आप कर रहा हूँ। वहां जरूर पहुंचेंगे और नेशनल अवार्ड भी आपको मिलेगा। लेकिन एक सवाल बहुत ही शानदार, आपके जो दोस्त हैं शुरुआत में कुछ बिजनेसमैन, आप भी सीए कर रहे थे, फिर इसके बाद आपके दोस्त जो है वो आज बिजनेसमैन हो गए और आपने ट्रैक चेंज कर दिया। जी जी जी। तो मेरे जो दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड थे, वो सब मारवाड़ी थे और सब बिजनेसमैन थे। ऑलरेडी सबके पापा का बिजनेस थी, तो वो लोग अपने कॉलेज और पढ़ाई के समय से जो भी समय मिलता वो अपनी दुकान में गुजारते हैं। तो मैं उनके साथ रह के बिजनेस सीखा था कि यार कुछ तो करूंगा। तो मैंने कपड़े की दुकान चलाई, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचे अपने जी। दोस्त की दुकान पे। और ऐसा कई बार हुआ है कि उन्होंने मुझे कई बार सोचते कि देखो यार एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो और ये बिजनेस करो, कुछ कमाओ। लेकिन वो जो नाम कमाने की भूख थी और जो धुन थी, वो मुझे यहाँ तक ले आया है। और मुझे वो भी जब फोन करते हैं तो आप बिलीव करेंगे, वो मेरा नाम बोगड़ा, आज भी बोगड़ा ही बोलते हैं, जो कॉलेज में बोलते थे बोगड़ा हमारा, जी जी जी। जहाँ मैं रहता था। और मुझे बोलता है, अरे बोगड़ा तुम तो सही में यार एक्टर बन गए। और उनको बड़ी खुशी होती है। कई कस्टमर या कोई उनके जो कलीग्स आते हैं उनको बताते हैं कि यार मेरा दोस्त है। तो मेरा एक दोस्त है विक्की, और सूरत में उनका बिजनेस है। तो उनके पास एक कोई उनके कलीग्स आए थे, वो भोजपुरी देखते थे, तो वो बोला मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन पे बात कराया। तो बहुत प्राउड फील होता है मेरे दोस्तों को कि यार ये मेरा दोस्त है, जिसकी वजह से आज हम लोग बोलते हैं कि यार देव मेरा दोस्त है। तो देव, एक ये अच्छी सवाल बात, ये ये अच्छी। कि भोजपुरी फिल्म में आप तो विलन का किरदार करते हैं, मैंने कई सारी फिल्में आपकी देखी, उसमें जो मार खाने का सीन होता है, फाइटिंग सीन, वो बहुत टिपिकल होता है। मार खाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। अगर थोड़ा सा आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको चोट लग सकती है। उस समय आप क्या करते हैं कि ताकि अपने आप को भी सुरक्षित रखना है? मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। जैसे फाइट होता है, फाइट की भी एक बेसिक है, हाँ। उसको भी सीखना पड़ता है कि कैसे फाइट खाएं, ताकि आप बिल्कुल सचेत रहें कि आपको चोट ना लगे और आपके हाथ से दूसरे को चोट ना लगे। तो ये फाइट के समय जब मैं पहली फिल्म कर रहा था दीवाना, तो उस समय मुझे जो फाइट मास्टर थे उन्होंने मुझे फाइट करने नहीं दिया कि यार इन्हें इसको फाइट करना नहीं आ रहा। तो मुझे वो भी बड़ी वो लगी कि यार मुझे ऐसा क्यों। तो मैंने ना अपने जब स्ट्रगल टाइम पे जब मैं रहता था, तो मैं रोज सुबह बिना टिकट का ट्रेन से जाता था फाइट सीखने। और हमारे एक निशांत भाई थे, उन्होंने मुझे फाइट सिखाया था। आज रक्तांचल जो शुरू हुआ, उनके फाइट मास्टर है वो, और उन्होंने मुझे फाइट सिखाया। और बदले में मैंने उनको कुछ दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला था कि जब भी आप से कोई पूछे कि आप इसमें जब फाइट करते हैं तो मेरा नाम बोल देना। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जिनको मैंने गुरु माना है, उनको हमेशा आदर दूं, सम्मान दूं, प्यार दूं। तो अब जब मैं फाइट करना शुरू किया, तो मैं बिल्कुल सचेत रहता हूँ कि यार आप के हाथ से किसी को लगे नहीं और उनसे आपको लगे नहीं। तो बिल्कुल। ये होता है। एक सवाल ये देव, एक सवाल ये कि रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन तमाम सुपरस्टार के साथ आपने काम किया, तो आप कंफर्टेबल किसके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं? सर मैं आपको बताऊं, मैं सबके साथ कंफर्टेबल। मैं बताया ना, मैं सिर्फ काम से मतलब रखता हूं, तो मुझे मेरा फोकस होता है बहुत काम पे। और हम तो ऐसी कई फिल्में किए हैं, कर चुके हैं, जहाँ पे फाइट का टाइम नहीं होता है, और मैं और खेसारी जी होते हैं तो फटाफट हम लोग पंच करते हैं। राजा जानी का क्लाइमेक्स आप देखेंगे अगर टीवी पे, या सेहरा का, तो हम लोगों ने बहुत कम टाइम में किया। इवन लल्लू की लैला में दिनेश जी के साथ किया है, या लोहा पहलवान में पवन जी के साथ किया है। तो हम लोगों ने ये जो फिल्में की हैं, मैं बहुत अपने काम को लेकर ये रहता हूँ। और मुझे ये लगता है कि आपका प्रोड्यूसर क्या है, जितना टाइम बचेगा उतना पैसा बचेगा। तो कोशिश यही रहती है कि जितने कम समय में अपनी सेफ्टी के हिसाब से आप कर सके, तो ये अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे सारे एक्टरों के साथ मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। और
खास बहुत करके एक्शन बहुत तो अच्छी बात। मुझे बहुत देव जी, मजा आता था। आपसे बात करके वक्त कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त आपने दिया और हम भी आपसे ये कामना करते हैं कि आप नेशनल अवार्ड विनर बने और फिर एक बार इंडिया वॉइस पर आप आए और बताएं कि हम इसमें इच्छा जाहिर करके गए थे और हम आज अवार्ड लेके आए। तो हम चाहेंगे तो जब आपको अवार्ड मिले तो आप अवार्ड के साथ हमारे साथ आए। आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और इन्होंने कई तरीके से और कई तरीके की फिल्मों में शानदार अभिनय दिया है और इनके अभिनय के हर कोई कायल है। नमस्कार। का जनाजा है, बड़ी धूम धाम से निकालो यारो।